हेलो फ्रेंड्स, सीटेट पीवाईक्यूज़ की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यदि आप सीटेट, यूपीटेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीटेट सितंबर 2015 में प्राथमिक स्तर पर पूछे गए हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो करते हैं स्टार्ट। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप खुद से इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले गद्यांश पूछा गया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर देने हैं। तो देखिए, गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए, ताकि जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो जो मेन जो आपका कीवर्ड है वहाँ से जब भी इस गद्यांश में आएंगे तो वहाँ पर आपका फोकस जल्दी जाएगा कि हाँ, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे और बड़ी ही आसानी से उन प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। तो करते हैं। देखिए, पहला क्या है, गद्यांश क्या है। स्थूल एवं बाह्य पदार्थ एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राजाधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तो ये था पैराग्राफ आपका। ठीक है, अब जो प्रश्न पूछे गए उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न ऐसे पूछा गया है, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए या आराम के लिए? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा इसको ऑप्शन सी, अच्छे जीवन के लिए। मनुष्य को बाहरी सुख अच्छे जीवन के लिए लुभाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है डैश डैश वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? देखिए, कौन सा शब्द, समर्थ जो शब्द दिया गया है, समर्थ का जो अंडरलाइन शब्द है, इसके स्थान पर कौन सा शब्द इनमें से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है। क्षमतावान, सक्षम, शक्तिशाली या सामर्थ्यवान? तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताना है आपको, बताइए। तो राइट आंसर होगा इसको ऑप्शन सी, शक्तिशाली। शक्तिशाली शब्द का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, क्षमतावान का यूज़ कर सकते हैं समर्थ की जगह, सक्षम का कर सकते हैं, सामर्थ्यवान का कर सकते हैं। ठीक है, शक्तिशाली का नहीं करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, रेखांकित का तात्पर्य है अंबारों। अंबारों का जो शब्द है इसका क्या मतलब है? ढेर से, आभार से, कृतज्ञ से या आभार से? क्या होगा इसका राइट आंसर? अंबारों से का मीनिंग होगा ढेर से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता मतलब बहुत सारे जो अंबार हैं उनसे लाद दिया जाता है। ठीक है, ढेर से। अगला प्रश्न पूछा है, भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपरोक्त वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या है ये बताना है आपको। क्रिया विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर क्रिया है निर्वाह कर चुका, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है भली भांति, तो भली भांति इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्व प्लस आकांक्षा, महत्व प्लस आकांक्षा, महत्व प्लस कांक्षा या महत्व प्लस आकांक्षा?
तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। संधि क्या, कौन सी संधि इसकी सही होगी महत्वाकांक्षा की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महत्व प्लस आकांक्षा, महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को, या धन संपन्न लोगों को? तो भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रचनात्मक कार्य करने वालों को। देखिए अगर आप पैराग्राफ को देखेंगे तो पैराग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पर। भौतिक लाभ किसे नहीं लुभाते, यहाँ पर देखेंगे तो यहीं पर कहीं ना कहीं इसका आंसर होगा, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। तो किसको नहीं लुभाते हैं? ऐसे व्यक्ति जो रचनात्मक कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? रचनात्मक कार्य करने वालों को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है एक विचार, एक ग्रंथ, विरासत या धन संपत्ति। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, एक ग्रंथ। पूंजी का अर्थ है एक ग्रंथ। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक से एक पुस्तक थी, तो कैपिटल का अर्थ पूंजी है, इसमें पूंजी की विस्तृत व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ये आपको बताना था। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें ऑप्शन ए भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है, या महत्वाकांक्षा नहीं होती। तो विचारकों में एक विशेषता होती है, भौतिक महत्वाकांक्षा कम होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, सुकरात को अपना काम ना करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती, क्योंकि वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था, वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता, वह अंतिम क्षणों में भी शांत था। तो उसको अपना काम ना करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती यदि उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए 5 प्रश्न यहाँ से ठीक है हो गए। अगला प्रश्न यहाँ से है 100 से 105 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ से आपकी कुछ कविताएं हैं, ये दी गई है, कविता को आपको पढ़ना है। ठीक है, और इस कविता के आधार पर ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कविता क्या है, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पहुँचकर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। तो बचपन को लेकर कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर दी गई है, इनके आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, बचपन शब्द है विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा? तो बचपन शब्द क्या है, बचपन शब्द एक संज्ञा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संज्ञा की अगर हम बात करें तो संज्ञा कौन सी है, भाववाचक। ठीक है, बचपन क्या है, एक भाव है, भाववाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न पूछा गया, नंदन बंसी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है? कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा, कुटिया में शांति छा गई, या छोटी कुटिया बड़ी हो गई? तो नंदन बंसी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी, इसका जो मतलब है वो क्या है, भाव क्या है, कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है, बचपन को, कवि को, पाठक को या बच्चे को? तो तू कहा गया है बचपन को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कवयित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है?
अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में, या अपनी माँ की याद में। तो बचपन को बुलाना चाहती है क्योंकि बचपन के आनंद की याद में, जो बचपन में जो आनंद आता था उसकी याद उसको आ गई, तो बचपन को बुलाना चाहती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? सुख की, विजय की, प्यार की, या कष्ट की? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, प्यार की। बच्चे के आंसुओं को देखकर एक प्यार की अनुभूति होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, या यमक अलंकार? तो कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ वर्ण विशेष की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वाह वर्ण की आवृत्ति हुई है, यह अनुप्रास अलंकार होगा। व्याकुल और व्यथा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, या उस भाषा का व्याकरण जानना। तो किसी भाषा पर अगर आप अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, उस भाषा में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना पड़ेगा आपको, तभी आप उस भाषा पर अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। मुख्य जिम्मेदारी नहीं है पूछा है, तो ध्यान रखना है, नेगेटिव शब्द अगर यदि हो तो उसको ध्यान से पढ़ना आपको। ठीक है, ऑप्शन ए, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। ऑप्शन बी, बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। तो ये तो पॉजिटिव आंसर है, दो पॉजिटिव ऑप्शन है दोनों। अगला जो ऑप्शन है इसका क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। ऑप्शन डी, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पॉजिटिव है। ऑप्शन सी, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, ये एक जो क्या है लक्षण नहीं है समावेशी कक्षा के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, वैयक्तिक, शैश्वर, मौन, या सामूहिक? तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, या कागज की गुणवत्ता? तो पाठ्य पुस्तक जो भी भाषा की होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। जो पाठ उसमें सम्मिलित किए गए हैं वो पाठों का कोई उद्देश्य होना चाहिए सम्मिलित करने का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ से, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चे के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, या सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है? समग्र भाषा क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ से, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक बरतने का समय ज्ञान मिलता है, लेखक की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, या इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो प्राथमिक स्तर पर तो व्याकरण के नियम का ज्ञान तो होना जरूरी है ही नहीं। ठीक है, ये तो नेगेटिव आपका ऑप्शन है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं,
स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तोतलाकर बोलते हैं। तो पहली कक्षा में बच्चे प्रवेश लेने के लिए आए हैं, तो बच्चे पठन लेखन में दक्ष तो होंगे ही नहीं, और ना ही व्याकरण के जो नियम है उसको जानते हैं, तोतलाकर बोलते हैं। ये भी जो ऑप्शन गलत है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, यानी कि अपनी बात को कहना जानते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, सुरभि अक्सर ड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? उसे ड़ा वाले शब्दों की सूची पढ़कर एवं पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे ड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसे ड़ा वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए लेंगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उसे ड़ा वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए लेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ब्राह्म चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण या वर्णों की पहचान। तो प्राथमिक स्तर पर हम केवल अर्थ का निर्माण, हमें अर्थ समझना चाहिए, उस पर फोकस करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्राह्म चिन्हों का ज्ञान हो या ना हो, पढ़ने में प्रभाव हो या ना हो, वर्णों की पहचान हो या ना हो, लेकिन हम मेन चीज़ क्या है, अर्थ का निर्माण। अर्थ, बच्चा जो कहना चाह रहा है या बच्चों को जो समझ में आना चाह रहा है उसका अर्थ स्पष्ट हो, बस यही आपका उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों को अनुशासन में रखना या बच्चों का मनोरंजन करना। तो बच्चों को कहानी सुनाने का जो उद्देश्य होता है, उस पर कहानी सुनाने से बच्चों में क्या होता है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो अपने विद्यालय लेकर आते हैं क्या क्या, अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस उनका होता है, जो भी 1-2 साल का उनका एक्सपीरियंस होगा, दुनिया को देखने का उनका अपना दृष्टिकोण होगा, और साथ साथ में समस्याएं होंगी, भाषा होगी, पाठ्य पुस्तकें होंगी या कमियां होंगी। तो पाठ्य पुस्तक तो होंगी नहीं, कमियां भी नहीं होंगी, कमियां तो देखो, समस्याएं भी नहीं होंगी, भाषा, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सब कुछ लेकर विद्यालय आते हैं बच्चे प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, नहीं ये पूछा है। ठीक है, नेगेटिव कौन सा ऑप्शन पूछा है, तो ध्यान रखना है, इसको अच्छे से आपको समझना है। ऑप्शन ए, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्द से दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। तो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है, देखिए वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, ये तो है ही है मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ। कहानी सुनकर शब्द से दोहराना, कहानी सुनना, कहानी आपने सुनी और जैसे ये कहानी आपने सुनी एज इट इज़ आपने दोहरा दिया उसको, तो ये एक मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं हुआ। ऑप्शन बी इसका नेगेटिव शब्द होगा, नेगेटिव ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, ये तो सही है, पॉजिटिव है मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भाषा की कक्षा में ये जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, या फिर ऑप्शन डी, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो भाषा की कक्षा में क्या होना जरूरी है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो ये जरूरी है काफ़ी। ठीक है, एक भाषा की शिक्षा में, भाषा की कक्षा में जो भाषा शिक्षक है उसकी भाषा इफेक्टिव होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है? भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या फिर भाषिक नियमों पर अधिकार। तो प्राथमिक स्तर पर इसका जो अर्थ होता है वो होता है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है और लास्ट प्रश्न है आज का, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। आगमन विधि आपने देखा होगा, आगमन निगमन विधि होती है शिक्षण की किसी भी। तो आगमन विधि की विशेषता क्या होती है? पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना, या पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो आगमन विधि की विशेषता होती है पहले उदाहरण फिर नियम। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे फिर हम नियम की ओर चलेंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये थे हमारे 30 प्रश्न जो हमने डिस्कस किए, और मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम बाकी के जितने भी जो पेपर्स पूछे गए हैं उन सभी का डिस्कशन, उन सभी का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।